नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आज से हम लोग एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, भू आकृति विज्ञान अथवा जियोमॉर्फोलॉजी। तो बात करते हैं भू आकृति विज्ञान की अथवा जियोमॉर्फोलॉजी की। भू आकृति विज्ञान अथवा हम इसे क्या कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो देखिए भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर निर्मित स्थल स्वरूपीय विशेषताओं का क्रमिक अध्ययन किया जाता है। तो सतह पर निर्मित जो स्थल स्वरूपीय विशेषताएं हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, मग्न तट हैं, इन सब के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि स्थल स्वरूप कैसे हैं, किस क्रियाविधि के द्वारा बने हैं। अगर यहाँ पर कोई फिजिकल फिनोमिनाज हैं, उन फिनोमिनाज के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि अर्थ का इंटीरियर क्या है। ध्यान रहे कि चूंकि ये प्रारंभिक परीक्षा का बैच है, तो बातों को हम लोग सिर्फ उतना डेप्थ तक लेकर के जाएंगे जितनी जरूरत हमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए एग्जाम में है। बाकी आगे ज़्यादा डिटेल में डेवलपमेंट में मेंस की कक्षाओं में करूंगा टॉपिक को। तो जो भी टॉपिक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे हम उस स्थान तक ले जाकर के छोड़ देंगे और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पूरी पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है यहाँ पर, सबसे पहले देखना है हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में। तो पहला चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन अथवा आंतरिक संरचना के बारे में हमें पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस। हम कह सकते हैं पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर निर्मित स्थल स्वरूपीय विशेषताओं, निर्मित स्थल स्वरूपीय विशेषताओं का अध्ययन। यहां पर जो तीसरा टॉपिक है, ये तीसरा टॉपिक होगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत अथवा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। फिर हमें पढ़ना है अर्थक्वेक के बारे में अथवा हम कह सकते हैं भूकंप के बारे में, और भूकंप से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, इसका नाम है सुनामी। तो यहाँ पर भूकंप और भूकंप से रिलेटेड टॉपिक है सुनामी। तो सुनामी के बारे में पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी प्रक्रियाएं हैं, ज्वालामुखी से संबंधित बातें, और ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखीयता। तो ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता के बारे में, वॉल्केनो और वॉल्केनोसिटी या वॉल्केनिक एक्टिविटी के बारे में। और तब लास्ट में सबसे अंत में यहाँ एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है चट्टानी संरचना। तो पृथ्वी की जो चट्टानी संरचना है, इस चट्टानी संरचना के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है, और पहला टॉपिक है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। जो अप्रोच है हमारी वो क्या रहेगी, जो भी हमारा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को डायग्राम में कन्वर्ट करना, टेक्स्ट को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना,
सिनॉप्सिस के रूप में बनाना और फिर वापस से सिनॉप्सिस से, डायग्राम से, फ्लो चार्ट से टेक्स्ट को लिखने का हमारा पैटर्न रहेगा। तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पहला टॉपिक है हमारा, और इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, तो पृथ्वी के अंदर की संरचनाओं को, या हम कह सकते हैं पृथ्वी के अंदर की के अंतरूप को हम कह सकते हैं, अर्थ के इंटीरियर को अथवा अंतरूप को हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया हुआ है, रासायनिक और भौतिक विशेषताओं के आधार पर। तो हम डायग्राम में बना करके दिखा सकते हैं कि हमने कितने भागों में बांटा हुआ है, 3 भागों में बांटा हुआ है। अब इसके एक भाग को निकाल करके हम अलग से स्टडी करते हैं। तो जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी संस्तर है, अथवा हम कह सकते हैं जो सबसे ऊपरी परत है, इस पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है क्रस्ट। जो मध्यवर्ती परत है इसे कहा जाता है मेंटल, और जो आंतरिक परत है इस आंतरिक परत को कहते हैं कोर। तो आप डायग्राम देख करके भाषा भी बना सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक स्थितियों को अथवा आंतरिक संरचना को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। ऊपरी परत को क्रस्ट, मध्यवर्ती परत को मेंटल और आंतरिक परत को कोर परत के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब एक बात समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि ये कोई क्षेत्र है और ये ऐसा क्षेत्र है जो कि ए विशेषताओं का क्षेत्र है। इस स्थान पर ए विशेषताएं पाई जा रही हैं इस पूरे क्षेत्र में। एक दूसरा क्षेत्र है और ये क्षेत्र जो है ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर बी विशेषताएं पाई जा रही हैं। तो एक ए विशेषताओं का क्षेत्र है और दूसरा है बी विशेषताओं वाला क्षेत्र। इन ए विशेषताओं वाले क्षेत्र और बी विशेषताओं वाले क्षेत्र के मध्य में आप देख सकते हैं, तो यहां पर एक प्रकार का संक्रमण क्षेत्र हमें दिखाई देता है। एक क्षेत्र दिखाई देता है जिसे हम कह सकते हैं कि ये ए बी क्षेत्र है, या कैसा क्षेत्र है, तो आप कह सकते हैं कि ये है एक प्रकार का ट्रांजिशन जोन अथवा है एक प्रकार का संक्रमण क्षेत्र। ये कैसा है, ये है एक प्रकार का संक्रमण क्षेत्र। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये संक्रमण क्षेत्र है ये कैसा क्षेत्र होगा, संक्रमण क्षेत्र, तो आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा क्षेत्र होगा जो 2 अलग अलग विशेषताओं वाले क्षेत्रों को अलग करने का काम कर रहा है, एवं यहां पर 2 विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं। पृथ्वी के अंदर की परतों में पाए जाने वाले इस प्रकार के संक्रमण क्षेत्र को डिसकॉन्टिन्यूटी अथवा असंबद्धता अथवा असांतत्य कहा जाता है। तो पृथ्वी के अंदर का अगर इस तरह का कोई संक्रमण क्षेत्र है तो उसे क्या कहते हैं, असंबद्धता कहते हैं, अथवा इसे कहा जाता है असांतत्य, अथवा इसे कहा जाता है डिसकॉन्टिन्यूटी। तो अगर अब पढ़ने को आपको मिले कहीं पर असंबद्धता, असांतत्य अथवा डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में, तो क्या ध्यान रखना है, आप कहेंगे कि पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला एक प्रकार का संक्रमण क्षेत्र है जहां पर या जो 2 अलग अलग विशेषताओं वाले क्षेत्रों को अलग करता है एवं 2 भिन्न प्रकार की विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ने के साथ क्या देख रहे हैं कि मान लिया
हमने कहा कि ये है क्रस्ट, ये है मेंटल, और ये है कोर। अगर इस स्थान पर एक डिसकॉन्टिन्यूटी है, इस क्षेत्र पर एक असंबद्धता है, और इस असंबद्धता का नाम है कोनोराइड डिसकॉन्टिन्यूटी। कोनोराइड असंबद्धता, इसका क्या नाम है? इसका नाम है कोनोराइड असंबद्धता। तो ये कैसा क्षेत्र होगा? आप कह सकते हैं कोनोराइड असंबद्धता पृथ्वी के कृष्ठ में पाई जाने वाला एक संक्रमण क्षेत्र है, जो ऊपरी कृष्ठ को आंतरिक कृष्ठ के साथ अलग करता है। दूसरी तरफ अगर यहां पर मैं कहूं कि ये असंबद्धता है, इसका नाम है मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। इसका नाम है मोहो असंबद्धता अथवा असांतत्य। तो आप कहेंगे कि पृथ्वी के अंदर का एक संक्रमण क्षेत्र जो कृष्ठ को मेंटल के साथ अलग करता है। अगर यहां पर एक असंबद्धता है, इस असंबद्धता का नाम है रिपिटी। रिपिटी डिसकॉन्टिन्यूटी अथवा रिपिटी असंबद्धता। रिपिटी डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है? तो आप कह सकते हैं कि रिपिटी डिसकॉन्टिन्यूटी अथवा रिपिटी असंबद्धता पृथ्वी के अंदर की परतों में पाया जाने वाला ऐसा संक्रमण क्षेत्र है जो मेंटल, अपर मेंटल को लोअर मेंटल के साथ अलग कर रहा है। इसके पश्चात गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी है अथवा गुटेनबर्ग असंबद्धता है। तो गुटेनबर्ग क्या है? आप कह सकते हैं पृथ्वी के अंदर का संक्रमण क्षेत्र जो मेंटल को कोर के साथ अलग करता है। इसी प्रकार से कोर को भी दो भागों में बांटने वाली असंबद्धता है, जिसका नाम है लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी। लेहमैन असंबद्धता। लेहमैन असंबद्धता आउटर कोर को इनर कोर के साथ अलग करने वाला एक संक्रमण क्षेत्र है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अब क्या कि कोनोराइड, मोहो, रिपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन ये पृथ्वी के अंदर की परतों में पाए जाने वाले संक्रमण क्षेत्र हैं, जहां पर जो दो अलग अलग संस्तरों को अलग करने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के पश्चात देखते हैं क्या कि ये क्रस्ट है, मेंटल है, ये है कोर। क्रस्ट में हम क्या देख रहे हैं कि क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका के साथ में क्या है? तो सिलिका के साथ है एल्यूमिनियम। तो क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे रासायनिक तत्वों की अधिकता है।
इसलिए इसे सियाल परत के नाम से भी जाना जाता है। तो क्रस्ट को क्या कहते हैं? क्रस्ट को सियाल परत के नाम से जाना जाता है। क्रस्ट को ही सियाल परत भी कहते हैं। अगर मेंटल की बात की जाए तो मेंटल में अन्य तत्वों के साथ साथ सिलिका और मैग्नीशियम जैसे रासायनिक तत्वों की अधिकता है। सिलिका और सिलिका के साथ साथ मैग्नीशियम जैसे रासायनिक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है सीमा। तो सिलिका को ही सीमा परत के नाम से भी जाना जाता है। कोर की अगर बात करें तो कोर में निकिल और आयरन जैसे रासायनिक तत्वों की भरमार है, अधिकता है, इसलिए इसे कहा जाता है क्या? नीफे परत। तो कोर को ही नीफे परत के नाम से भी जानते हैं, या हम कह सकते हैं कोर को नीफे परत के नाम से जाना जाता है। तो क्रस्ट को क्या कह रहे हैं हम? क्रस्ट को हम कह रहे हैं सियाल, मेंटल को हम कह रहे हैं सीमा, और कोर को हम क्या कह रहे हैं? कोर के लिए हम कह रहे हैं नीफे कह रहे हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट ठोस अवस्था में है। तो क्रस्ट कैसा है? आप कह सकते हैं क्रस्ट है ठोस अवस्था में। अगर मेंटल की बात करें तो मेंटल भी ठोस अवस्था में ही है। तो मेंटल भी ठोस अवस्था में है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेंटल और कोर को अलग करने वाली असंबद्धता का क्या नाम है, बताइए मुझे, जो अलग कर रही है। आप कहेंगे लेहमैन असंबद्धता है। और मैं कहूं आउटर कोर और इनर कोर को अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी का क्या नाम है? तो यहां पर है गुटेनबर्ग, यहां पर है लेहमैन। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता है और यह है लेहमैन। ठीक, लेहमैन असंबद्धता क्या कर रही है? लेहमैन असंबद्धता आउटर कोर को इनर कोर से अलग कर रही है, जबकि गुटेनबर्ग असंबद्धता मेंटल को कोर के साथ अलग करने वाली संरचना है। तो जब हम गुटेनबर्ग असंबद्धता को पार करते हैं और आउटर कोर के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो यह है क्या? यह है बाह्य कोर का क्षेत्र, बाह्य कोर अथवा आउटर कोर। इस बाह्य कोर के पदार्थ तरल अवस्था में है। जबकि हम जब आंतरिक कोर में पहुंचते हैं, यानी कि जब हम लेहमैन असंबद्धता को पार करते हैं और पहुंचते हैं कहां पर? आंतरिक कोर के क्षेत्र में। तो आंतरिक कोर में हम देखते हैं कि इस स्थान के पदार्थ फ्रोजन स्टेट में हैं अथवा जमी हुई अवस्था में हैं। तो ध्यान रखना है क्या? ध्यान इस बात का रखना है कि जहां पर क्रस्ट और मेंटल ठोस अवस्था में है, वहीं आउटर कोर के पदार्थ तरल अवस्था में है, जबकि जो इनर कोर है अथवा आंतरिक कोर है, इस आंतरिक कोर के पदार्थ फ्रोजन स्टेट में हैं, जमी हुई अवस्था में पहुंच गए हैं। ठोस अवस्था नहीं, ध्यान रखना है। मेंस की क्लास में आपको मैं डिटेल में ये बात समझाऊंगा कि कैसे पता चला कि आउटर कोर जो है वो आउटर कोर तरल अवस्था में है, इनर कोर जो है तो फ्रोजन स्टेट में है। फ्रोजन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसे बात को डिटेल में हम मेंस की क्लास में समझेंगे, वहां पे डिटेलिंग में समझाऊंगा और मेंस का प्रश्न भी बनता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक बात समझते हैं कि जब हम पृथ्वी की सतह से
अंदर की परतों में जा रहे होते हैं। क्या कर रहे हैं? पृथ्वी की सतह है और सतह से जब हम अंदर की परतों में जा रहे हैं तो सतह से अंदर की परतों में जाने पर तापमान बढ़ता है। हम कह सकते हैं क्या हो रहा है? तो तापमान में वृद्धि की स्थिति होती है। तापमान में वृद्धि की स्थिति हो रही है, यानी हम कह सकते हैं तापमान बढ़ रहा होता है। ऐसा क्यों है? तो पृथ्वी के अंदर की परतों में जाने पर रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विघटन होता है। तो अंदर की परतों में जाने पर रेडियो सक्रिय पदार्थों का विघटन होता है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिकम्पोजिशन होता है और इसके विघटन के कारण ऊष्मा का निष्कासन होता है। ऊष्मा का निष्कासन, और ये निकलने वाली ऊष्मा अंदर के परतों के तापमान में वृद्धि का कारण बनती है या अंदर के परतों का तापमान बढ़ा देती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या है? तो आप कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनका नाभिक अनस्टेबल है, न्यूक्लियस अनस्टेबल है, लगातार यहां से रेडिएशन निकल रहे हैं, विकिरण निकल रहे हैं। तो जब विकिरण निकलेगा तो ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी तो इस क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देगी। तो जैसे जैसे हम अंदर की परतों में जा रहे हैं रेडियो सक्रिय पदार्थों का विघटन हो रहा है और रेडियो सक्रिय पदार्थों के विघटन के कारण ऊष्मा निष्कासन से तापमान में वृद्धि की स्थिति देखने को मिलती है। इस बात को समझ लिया हमने। फिर अगर मैं बात करूं आपसे कि जब हम अंदर की परतों में जा रहे हैं तो पृथ्वी की सतह से अंदर की परतों में जाने पर जहां एक और तापमान में वृद्धि हो रही है, वहीं जैसे जैसे हम अंदर की परतों में जाएंगे तो हम पाते हैं कि प्रेशर भी बढ़ रहा है। हम क्या पाते हैं कि प्रेशर में भी वृद्धि हो रही है। जैसे हमने देखा क्या, तापमान बढ़ रहा था, वैसे हम देख रहे हैं कि दाब बढ़ रहा है, दाब में भी वृद्धि हो रही है। दाब है क्या? प्रेशर। तो आप जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाला बल, या मैं कहूं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाला भार ही दाब कहलाता है। तो जैसे जैसे हम सतह से अंदर की परतों में जा रहे हैं, जैसे जैसे सतह से अंदर की परतों की ओर जा रहे हैं, हम पाते हैं कि दाब में वृद्धि की स्थिति देखने को मिलती है, दाब बढ़ रहा होता है। ऐसा क्यों है? तो अंदर की परतों में जाने पर दो तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं। पहली बात, तो जब हम अंदर की परतों में जाते हैं तो अंदर की परतों में हम क्या पा रहे हैं कि भारी तत्वों की मात्रा बढ़ रही है, या मैं कहूं कि भारी तत्वों का अनुपात अधिक हो रहा है। तो जब हम बाहर हम सतह के पास देखते हैं, क्रस्ट में क्या है? तो अधिकता है सिलिका की, अधिकता है एल्यूमिनियम की। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं तो सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की जगह पर निकिल, आयरन जैसे तत्वों की अधिकता होने लगी। निकिल और आयरन जैसे भारी तत्वों का अनुपात बढ़ने लगा। तो जब हम अंदर जा रहे हैं तो अंदर जाने के क्रम में हम क्या देखते हैं कि क्रमशः भारी तत्वों का अनुपात बढ़ रहा है, और जैसे जैसे भारी तत्वों का अनुपात बढ़ेगा वैसे वैसे उनके द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाला बल बढ़ेगा, जिससे कि दाब में वृद्धि हो जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं? हम सतह से अंदर की परतों में जाते हैं तो पाते हैं कि भारी तत्वों के अनुपात में वृद्धि हो रही है, और भारी तत्वों के अनुपात में होने वाली ये वृद्धि पृथ्वी के अंदर की परतों के दाब में वृद्धि का एक बड़ा कारण है। इस वजह से दाब में वृद्धि हो रही है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम अंदर की परतों में जा रहे हैं, अंदर की परतों में जाने पर दूसरी तरफ क्या हो रहा है? तो परतों की मोटाई
परतों की मोटाई क्रमशः बढ़ रही है। तो अंदर की परतों में जाने पर, सतह से अंदर की परतों की ओर जाने पर परतों की मोटाई क्रमशः बढ़ रही है, और परतों की मोटाई में होने वाली वृद्धि भी दाब में वृद्धि का एक बड़ा कारण है। तो ये दो बातें हमें समझ लेनी है। क्या समझ लेना है कि जब हम पृथ्वी की सतह से अंदर की परतों में जाते हैं तो पृथ्वी की सतह से अंदर की परतों में जाने पर तापमान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि रेडियो सक्रिय पदार्थों का विघटन होता है, ऊष्मा निकलती है, तापमान बढ़ा देती है। दूसरा, दाब में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि अंदर की परतों में भारी तत्वों का अनुपात बढ़ रहा है। और दूसरा, परतों की मोटाई में वृद्धि होती है, जिनके कारण प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल में वृद्धि हो जाती है और दाब में वृद्धि का कारण है। तो ये सामान्य सी बातें थी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में, जिनको हमने देख लिया। ऊपरी परत क्रस्ट है, मध्यवर्ती परत मेंटल है, आंतरिक कोर है। क्रस्ट को ही सियाल कहते हैं, मेंटल को सीमा कहते हैं और आंतरिक परत को कोर के नाम से जाना जाता है। फिर जो कोनोराइड, मोहो, रिप्टी, गुटेनबर्ग और लेहमन जैसी असंबद्धताएं हैं, उनके बारे में देख लिया। क्या क्या असंबद्धताएं हैं? ताप और दाब की स्थितियों के बारे में हमने देख लिया। मेंस के टॉपिक में यहां पर एक फुल लेंथ क्वेश्चन हमें डिस्कस करना होता है कि अंदर की संरचनाओं का अध्ययन और संरचनाओं का किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, वो मेंस का पार्ट है, प्रीलिम्स के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए अब दूसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक था, दूसरा टॉपिक क्या है? तो आप देख सकते हैं कि दूसरा टॉपिक है पृथ्वी की सतह पर निर्मित स्थल स्वरूपों का अध्ययन। तो आप हेडिंग लगाइए, पृथ्वी की सतह पर निर्मित स्थल स्वरूपों का अध्ययन। पृथ्वी की सतह पर निर्मित स्थल स्वरूपों का अध्ययन। चलिए, जब भी कभी हम स्थल स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, मैं कहूं कि जब भी हम लैंड फॉर्म्स का अध्ययन करते हैं, तो स्थल स्वरूपों अथवा लैंड फॉर्म्स का अध्ययन करने के क्रम में सबसे अधिक हम ध्यान रखते हैं उच्चावच संबंधी विशेषताओं का। एक शब्द बार बार आएगा, क्या? उसका शब्द का नाम है उच्चावच। रिलीफ, उच्चावच संबंधी विशेषताएं, बार बार ये शब्द आएगा, उच्चावच। उच्चावच में दो बातों को कंसीडर किया जाता है, या दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। एक तो ऊंचाई का, क्या? तो हमने कहा कि ऊंचाई, तो पहली बात है ऊंचाई का, हाइट का ध्यान रखना है। और दूसरी बात है ढाल अथवा स्लोप। तो इन दो बातों को हमें ध्यान रखना है। एक तो ऊंचाई का ध्यान रखना है और दूसरा हमें ध्यान रखना होता है स्लोप का अथवा ढाल का। ढाल प्रवणता कैसी है, स्लोप ग्रेडियंट कैसा है। ऊंचाई को देखते समय भी हमें ध्यान रखना होता है कि ऊंचाई दो तरह से देखी जाती है, एक तो सागर तल से ऊंचाई और दूसरा विभिन्न स्थलाकृतियों की ऊंचाइयों का तुलनात्मक अध्ययन। दो अलग अलग स्थलाकृत स्वरूप हैं, उन स्थल स्वरूपों की ऊंचाई का तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं। और हम क्या देखते हैं? तो हम देखते हैं कि जो सागर तल है उस सागर तल से ऊंचाई कैसी है, सागर तल की तुलना में ऊंचाई का क्या स्थिति है। इन बातों पर विशेष रूप से हमें बल देना होता है। ठीक, चलिए, तो पहले तो हम देखते हैं कि जो स्थल स्वरूप हैं, जो लैंड फॉर्म्स हैं, वो लैंड फॉर्म्स दरअसल हैं कैसे। तो पहले तो हमें देखना होगा। ठीक है जयकांत, इसको बढ़ाओ थोड़ा सा। बढ़ाना का मतलब है कम टेम्परेचर करो, कि थोड़ा ठंडक हो। तो देखिए,
डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करिएगा और डायग्राम के माध्यम से ही हमें चीज़ों को समझना है कि कौन सा स्थल स्वरूप है, कैसा है, दिखने में कैसा है, क्या नामकरण कर सकते हैं हम, स्थल स्वरूपों को हम क्या नाम देंगे, इन सारी बातों को हमें डायग्राम की सहायता से ही समझने का प्रयास करना है। ये है महाद्वीपीय कृष्ठ, तो इसे कहा जाता है महाद्वीपीय कृष्ठ। इधर है, इसे कहते हैं महासागरीय कृष्ठ। अब डायग्राम देखिए और मुझे बताइए कृष्ठ क्या है। तो आप जानते हैं कृष्ठ है ऊपरी संस्तर, ऊपरी लेयर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, कृष्ठ की मोटाई कहां पर अधिक होगी, तो आप कहेंगे जहां पर महाद्वीपीय कृष्ठ है। देख सकते हैं कि महाद्वीपीय कृष्ठ पर कृष्ठ की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय कृष्ठ पर कृष्ठ कैसा है, तो पतला है, कृष्ठ की मोटाई अपेक्षाकृत कम है। फिर क्या देखना है हमने देखा कि महाद्वीपीय कृष्ठ पर जो स्थल स्वरूप बने हैं, इन स्थल स्वरूपों की ही बात कर रहे हैं और यहीं से डायग्राम से हमें परिभाषा निकालनी सीखनी है। हम एक स्थल स्वरूप देख रहे हैं और हमने इस स्थल स्वरूप का नामकरण कर दिया कि इसका नाम है माउंटेन, इसका नाम है पर्वत। तो डायग्राम देखेंगे और कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे। पर्वत कैसी स्थलाकृति है, तो आप कह सकते हैं कि बना कहां पर है, महाद्वीपीय कृष्ठ पर बना है। तो महाद्वीपीय कृष्ठ पर निर्मित ऐसी स्थलाकृति जिसका आधार आप देखिए कैसा है, तो आप कहेंगे आधार तो चौड़ा है, आधार चौड़ा है। शिखर नुकीला है, तो हम कहेंगे शिखर नुकीला है। और ढाल स्लोप कैसा है, तो आप कह सकते हैं ढाल तीव्र है। तो 3-4 बातें हमें मिली। पहली बात तो पर्वत के बारे में महाद्वीपीय कृष्ठ पर निर्मित स्थलाकृति है। दूसरी बात आधार चौड़ा है। तीसरी बात शिखर नुकीला है। और चौथी बात ढाल तीव्र है। सभी शब्दों को हम अरेंज कर देते हैं, परिभाषा बन जाएगी। क्या है, महाद्वीपीय कृष्ठ पर निर्मित ऐसी स्थलाकृति जिसका आधार चौड़ा, शिखर नुकीला, ढाल तीव्र होता है, पर्वत कहलाती है। जिसकी ऊंचाई कहां पर आप देख सकते हैं कैसी है, सबसे अधिक है, तो आप कह सकते हैं जिसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। दूसरी तरह से भी हम परिभाषा कर सकते हैं, महाद्वीपीय कृष्ठ पर निर्मित सबसे ऊंचे स्थल स्वरूप जिनका आधार चौड़ा, शिखर नुकीला और ढाल तीव्र होता है, पर्वत कहलाते हैं। ऐसी ही परिभाषा हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम बढ़ने पर हमें स्थल स्वरूप नजर आ रहा है, जो स्थलाकृति नजर आ रही है, हम इसे कह रहे हैं कि यह है पठार। तो हमने इसका नामकरण कर दिया और इसे हमने कहा पठार। आगे जो स्थल है मिला, हमने इसका नाम कर दिया मैदान। अब देखिए जरा, जो नामकरण हमने किया है इससे परिभाषा निकालते हैं। महाद्वीपीय कृष्ठ पर बना हुआ है, ऊंचाई कैसी है, तो आप कह सकते हैं ऊंचाई पर्वत की तुलना में कम है। तो पर्वतों की तुलना में ऊंचाई कम है, लेकिन मैदान की तुलना में ऊंचाई तो अधिक है इसकी। तो हम कह सकते हैं पर्वत की तुलना में ऊंचाई कम, लेकिन मैदान की तुलना में ऊंचाई अधिक है। और कैसा भाग है, तो इसका तल सपाट है। तो हम कह सकते हैं ये तल इसका कैसा है, तो हम कह सकते हैं तल सपाट है। और ढाल कैसा है, तो हम कहेंगे ढाल मंद है। तो परिभाषा निकालते हैं, क्या निकालेंगे, महाद्वीपीय कृष्ठ पर निर्मित स्थलाकृति अथवा स्थल स्वरूप जिनकी ऊंचाई पर्वतों की तुलना में कम किंतु मैदानों की तुलना में अधिक होती है, पठार कहलाते हैं। जिनके तल सपाट और ढाल मंद होते हैं। तल सपाट है और ढाल मंद है। आगे चीजें और पढ़ेंगे तो और चीजें इसमें जुड़ती चली जाएंगी, निर्माण प्रक्रियाएं जुड़ जाएंगी, कैसे बने वो जुड़ जाएंगे, अवस्थिति के आधार पर इनके वर्गीकरण हो जाएंगे।
अंतरा पर्वतीय है, इंटर माउंटेन है, तो क्या है, इस तरह की चीजें आगे जाकर के जुड़ती चली जाएंगी। इसी परिभाषा को हम थोड़ा और बढ़ाते चले जाएंगे चीजों को। ठीक, अब आ जाइए, अगर मैं आपसे कहूं कि महाद्वीपीय कृष्ठ पर निर्मित जो समतल भाग हैं, महाद्वीपीय कृष्ठ पर निर्मित समतल भाग ही मैदान कहलाते हैं, जिनकी ऊंचाई पर्वत और पठारों की तुलना में सबसे कम होती है। तो मैदान क्या है, आप कह सकते हैं महाद्वीपीय कृष्ठ के समतल भाग। तो जो समतल भाग हैं वही मैदान कहलाते हैं। जिस स्थान पर महाद्वीप और महासागर का मिलन होता है, यानी महाद्वीप का भाग जो महासागर में जाकर डूब जाता है, इसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ अथवा महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऐसा क्षेत्र है जहां पर महाद्वीप और महासागर आकर के मिलते हैं, अथवा महाद्वीप महासागर का मिलन स्थल, अथवा हम कह सकते हैं कि जहां पर महाद्वीप महासागर में डूब रहा होता है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें जो क्षेत्र दिखाई देता है इसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप अथवा महाद्वीपीय ढाल। कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं महाद्वीपीय ढाल। कैसा क्षेत्र है, तो महाद्वीप का भाग है। आप देखिए तो है किसका भाग, ये भाग है महाद्वीप का। और महाद्वीप का कैसा भाग है, आप कहेंगे महाद्वीप का ऐसा भाग है जो महासागर में डूबा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि महाद्वीप का भाग जो महासागर में डूबा है, और इसका ढाल कैसा है, तो आप कहेंगे ये तो तीव्र ढाल वाला क्षेत्र है। तो हम कह सकते हैं कि महाद्वीप का महासागर में डूबा हुआ तीव्र ढाल वाला क्षेत्र को महाद्वीपीय ढाल कहलाता है अथवा कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाता है। ठीक, तो महाद्वीप का महासागर में डूबा हुआ तीव्र ढाल वाला क्षेत्र ही महाद्वीपीय ढाल कहलाता है। और आगे बढ़ते हैं, इस क्षेत्र को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल राइज, महाद्वीपीय उभार। कॉन्टिनेंटल राइज कहा जाता है इसे। अब अगर आपसे कहा जाए परिभाषा करने के लिए कॉन्टिनेंटल राइज की, तो कैसे करेंगे, ये देखिए जरा आप, एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में है। कैसा है, एक ट्रांजिशनल एरिया के रूप में या जोन के रूप में है, क्योंकि इसके बाद तो महासागर का तल शुरू हो जाता है, ओशियन फ्लोर की शुरुआत हो जाती है, तो ओशियन फ्लोर है, और उससे पहले महाद्वीप का भाग है। तो ऐसा क्षेत्र है जो महाद्वीप और महासागर के नितल के मध्य, कैसा क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र का कार्य करता है। तो महाद्वीपीय कृष्ठ और महासागर के तल के मध्य संक्रमण क्षेत्र के रूप में जो क्षेत्र है, इसे ही महाद्वीपीय उभार कहा जाता है। इसका ढाल सागर की ओर तीव्र होता है, जबकि ये एक तरफ से किससे जुड़ा होता है, महाद्वीप के साथ। तो हम कह सकते हैं महाद्वीपीय कृष्ठ और महासागर तल अथवा महासागरीय तल के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को ही महाद्वीपीय उभार कहते हैं। इसका ढाल सागर तल की ओर तीव्र, जबकि एक भाग महाद्वीपीय कृष्ठ से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हमें जो महासागर का खुला विस्तृत क्षेत्र दिखाई देता है, इसे कहा जाता है महासागरीय नितल। महासागरीय नितल, इसे ओशियनिक फ्लोर भी कहते हैं, अथवा हम इसे क्या कहते हैं, ओशियन बॉटम भी कहते हैं। तो महासागर का तल है अथवा महासागर का ऐसा क्षेत्र है जो छिछला विस्तृत क्षेत्र है, समतल क्षेत्र है। तो सागर का तल, छिछला और समतल क्षेत्र महासागरीय नितल कहलाता है।
आगे बढ़ते हैं तो महासागर के नितल पर एक सक्रिय लंबी पट्टी नुमा संरचना हमें दिखाई देती है। तो कैसी संरचना है? सक्रिय है, लंबी है और पट्टी नुमा संरचना है। सक्रिय लंबी पट्टी नुमा संरचना दिखाई देती है। इस लंबी सक्रिय नुमा पट्टी को, इस संरचना को कहते हैं महासागरीय कटक, ओशियनिक रिज। महासागरीय कटक अथवा ओशियन रिज। तो महासागरीय कटक क्या है? आप कह सकते हैं महासागरीय कटक है महासागर के नितल पर लंबी सक्रिय पट्टी नुमा संरचना ही महासागरीय नितल के रूप में जानी जाती है। तो ये एक सामान्य सी परिभाषाएं थी स्थल स्वरूपों की, लैंड फॉर्म्स की। सबसे पहले हमें देखना था कि स्थल स्वरूप कौन है, किस प्रकार से दिखते हैं, कौन कौन से हैं। तो हमने एक सामान्य सी परिभाषाएं अभी तक देखी सभी स्थल स्वरूपों की। अब हमें देखना है कि स्थल स्वरूपीय विशेषताओं की उत्पत्ति का कारण क्या है, कॉज ऑफ ओरिजिन क्या है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स का। तो सेकेंड पार्ट अब डिस्कस करते हैं इसका कि पृथ्वी की सतह पर निर्मित स्थल स्वरूपीय विशेषताओं की उत्पत्ति के कारण के बारे में। ठीक, चलिए। तो हेडिंग लगाइए पृथ्वी की सतह पर निर्मित स्थल स्वरूपीय विशेषताओं की उत्पत्ति का कारण। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी की सतह पर जो ये अलग अलग स्थल स्वरूपीय विशेषताएं हैं, कहीं पर्वत है, कहीं पैठार है, कहीं मैदान है, मग्न तट हैं, सागर फ्लोर में नितल बने कटक बने हुए हैं, अलग अलग ग्योट वगैरह आगे हम डिस्कस करेंगे क्या है, स्थल स्वरूपों का विकास हुआ है। तो पृथ्वी की सतह पर जितनी भी विभिन्न प्रकार की स्थल स्वरूपीय विशेषताएं पाई जाती हैं, अलग अलग स्थल स्वरूपीय विशेषताएं पाई जाती हैं, इन स्थल स्वरूपीय विशेषताओं की उत्पत्ति का जो कारण है, इस कारण को कहते हैं भू संचलन। भू संचलन अथवा अर्थ मूवमेंट। तो पृथ्वी की सतह पर निर्मित स्थल स्वरूपीय विशेषताओं की उत्पत्ति का कारक है भू संचलन, अर्थ मूवमेंट। दरअसल भू संचलन क्या है? तो पृथ्वी की सतह पर होने वाला एक प्रकार का क्रमिक परिवर्तन है। ऐसा क्रमिक परिवर्तन है जिसके कारण सतह पर विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपीय विशेषताओं की उत्पत्ति हो रही है, और इस भू संचलन का नियंत्रक कारक, डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है वो है बल। तो भू संचलन तब होता है जब कोई ना कोई बल काम कर रहा होता है, और लगने वाले बल के आधार पर ही भू संचलन का वर्गीकरण किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भू संचलन को हम क्या कर रहे हैं? तो लगने वाले बल के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, और लगने वाले बल के आधार पर हम भू संचलन को दो भागों में बांट सकते हैं। एक है अंतर जनित भू संचलन,
इंडोजेनिक अर्थ मूवमेंट, अंतर्जनित भू संचलन, इंडोजेनिक अर्थ मूवमेंट। और दूसरी तरफ है बहिर्जनित भू संचलन, इसे कहते हैं एक्सोजेनिक अर्थ मूवमेंट। अंतर्जनित भू संचलन और बहिर्जनित भू संचलन, एक्सोजेनिक अर्थ मूवमेंट। अब देखिए, अंतर्जनित भू संचलन को पहले समझते हैं कि अंतर्जनित भू संचलन है क्या। अंतर्जनित भू संचलन का संबंध है पृथ्वी के अंदर की परतों में उत्पन्न बल के प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाले संचलन को, यानी हम कह सकते हैं ये एक ऐसा मूवमेंट है जब बल की उत्पत्ति, क्योंकि हमने वर्गीकरण कैसे किया है, हमने वर्गीकरण ही किया है बल के आधार पर और लगने वाले बल के आधार पर हमने वर्गीकरण किया है, और बल के सोर्स के आधार पर। बल तो लग ही रहा है, लेकिन बल का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। तो जब कभी पृथ्वी के अंदर की परतों से बल लगे और अंदर की परतों में लगने वाले बल के प्रभाव सतह पर नजर आने लगे, उनके कारण सतह पर परिवर्तन हो, सतह पर स्थल स्वरूप बने, इस प्रकार के परिवर्तनों को, इस प्रकार के भू संचलन को कहते हैं अंतर्जनित भू संचलन। तो हम कह सकते हैं कि अंतर्जनित भू संचलन में क्या है, तो पृथ्वी के अंदर की परतों में, पृथ्वी के अंदर की परतों में लगने वाले बल के कारण उत्पन्न संचलन, पृथ्वी के अंदर की परतों में लगने वाले बल के कारण उत्पन्न होने वाले संचलन को ही अंतर्जनित भू संचलन अथवा इंडोजेनिक अर्थ मूवमेंट कहते हैं। इस अंतर्जनित भू संचलन के कारण सतह पर स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है, स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे कंस्ट्रक्टिव अर्थ मूवमेंट, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप नीचे लिख लीजिएगा, कंस्ट्रक्टिव अर्थ मूवमेंट अथवा संरचनात्मक भू संचलन कहते हैं, अथवा कंस्ट्रक्टिव अर्थ मूवमेंट कहा जाता है। क्योंकि स्थल स्वरूप बन रहे हैं इसलिए हम इसे कंस्ट्रक्टिव कह रहे हैं। ठीक है, अब आइए दूसरी तरफ। बहिर्जनित भू संचलन का संबंध है बाह्य कारकों के प्रभाव से, बाह्य कारकों के प्रभाव से जनित संचलन। बाह्य कारकों के प्रभाव से अगर कोई संचलन हो रहा है सतह पर, तब उसे कहा जाता है बहिर्जनित भू संचलन। इस बहिर्जनित भू संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर बने हुए स्थल स्वरूपों का विनाश होता है अथवा क्षय होता है। तो इस बहिर्जनित भू संचलन के कारण हम कह सकते हैं क्या है, तो स्थल स्वरूपों का विनाश होता है, इसलिए इसे विनाशात्मक भू संचलन भी कहा जाता है, विनाशात्मक भू संचलन कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव अर्थ मूवमेंट कहा जाता है।
तो अब ध्यान रखना है क्या बातें हुई कि पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार की स्थल स्वरूपीय विशेषताएं पाई जाती हैं। पृथ्वी की सतह पर जो स्थल स्वरूपीय विशेषताएं पाई जा रही हैं, इन स्थल स्वरूपीय विशेषताओं की उत्पत्ति का कारण भूसंचलन है। भूसंचलन क्या है? तो भूसंचलन है पृथ्वी की सतह पर होने वाला एक प्रकार का क्रमिक परिवर्तन, और इस भूसंचलन का नियंत्रक कारक बल है। बल की उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर भूसंचलन को अंतर्जनित भूसंचलन और बहिर्जनित भूसंचलन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अंतर्जनित भूसंचलन का संबंध पृथ्वी के अंदर की परतों में उत्पन्न होने वाले बल के प्रभाव से है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर स्थल स्वरूपीय विशेषताएं बनती हैं अथवा स्थल स्वरूपीय विशेषताओं की उत्पत्ति होती है। इसलिए अंतर्जनित भूसंचलन को संरचनात्मक भूसंचलन अथवा रचनात्मक भूसंचलन अथवा कंस्ट्रक्टिव अर्थ मूवमेंट भी कहते हैं। जबकि बहिर्जनित भूसंचलन का संबंध बाह्य कारकों के प्रभाव से है, और बाह्य कारकों के प्रभाव के कारण स्थल स्वरूपों का सामान्यतः विनाश होता है अथवा अपने मूल स्वरूप को खो देते हैं। इसलिए इसे विनाशात्मक भूसंचलन भी कहा जाता है। जैसे अगर पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा हुई तो मलबा इत्यादि क्या हुए, वो एक स्थान से स्थानांतरित होकर के दूसरे स्थान पर चले गए। जल और मलबा जब स्थानांतरित होकर के चला जाएगा, आगे देखेंगे क्या कहेंगे इसको, तो उस संरचना का तो वहां पर से क्षय हो गया ना, अवसादीकरण हो रहा है। किसी स्थान से चट्टानें टूट टूट करके गिर रही हैं, अवसादीकरण हो रहा है। किसी जा रहे हैं अवसाद, कहीं अन्यत्र स्थानों पर जा रहे हैं। किसी स्थान से संरचनाएं टूट करके गिर रही हैं, तो हम कह सकते हैं उस संरचना का विनाश हो रहा है ना। कोई पत्थर है, कोई चट्टानी संरचना है, और चट्टानी संरचना मौसम में परिवर्तन के कारण, पवन के प्रभाव से, वर्षा के प्रभाव से, तापमान के बढ़ने और घटने के कारण अगर उसकी मूल संरचना में परिवर्तन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस चट्टानी संरचना का या उस संरचना का विनाश हो रहा है, उस स्थलाकृति का विनाश हो रहा है, उस स्थलाकृति का क्षय हो रहा है। इसी वजह से हम बहिर्जनित भूसंचलन को विनाशात्मक भूसंचलन अथवा डिस्ट्रक्टिव अर्थ मूवमेंट भी कहते हैं। तो जहां पर अंतर्जात कंस्ट्रक्टिव हुए, वहीं पर बहिर्जात क्या हुए, डिस्ट्रक्टिव हो गए अथवा विनाशात्मक हो गए। ठीक, अब डिटेल में हम लोग समझेंगे पहले तो अंतर्जात को, और फिर हम लोग बात करेंगे बहिर्जात के बारे में। तो बात करते हैं पहले अंतर्जनित भूसंचलन की। अंतर्जनित भूसंचलन, आप जानते हैं कि अंतर्जनित भूसंचलन का संबंध है पृथ्वी के अंदर की परतों में उत्पन्न होने वाले बल के प्रभाव से। जब अंदर की परतों में बल उत्पन्न होगा, बाहर प्रभाव नजर आएंगे, अंतर्जनित भूसंचलन हम कहेंगे, सतह पर स्थल स्वरूप बनेंगे। तो अंतर्जनित भूसंचलन को बल की तीव्रता के आधार पर, अभी तो हमने देखा कि फोर्स का सोर्स क्या है, अब देखते हैं फोर्स की इंटेंसिटी क्या है। तो दूसरा वर्गीकरण हमें करना होगा क्या, तो हम कह सकते हैं बल की तीव्रता। तो बल की तीव्रता के आधार पर वर्गीकरण, बल की तीव्रता के आधार पर अंतर्जनित भूसंचलन को दो तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। एक तो हाई इंटेंसिटी का फोर्स लगे, तेजी से बल लग जाए। अब आप बताइए कि अगर तीव्र गति से बल लगेगा, तो जब तीव्र गति से बल लगेगा तो परिवर्तन भी तो तीव्र गति से नजर आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब हाई इंटेंसिटी का बल लग रहा है, तीव्र गति का बल लग रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या है, ये तीव्र गति का संचलन है। जब तीव्र गति से बल लगा तो परिवर्तन कैसे हुए, तेजी से परिवर्तन हो गए।
इसे हम कहेंगे तीव्र गति का संचलन, और तीव्र गति के संचलन को ही कहा जाता है सडन मूवमेंट अथवा अकस्मात संचलन। अकस्मात संचलन। सडन मूवमेंट, अकस्मात संचलन, सडन मूवमेंट हो गया। बल तेजी से उत्पन्न हुआ अंदर, बाहर तेजी से प्रभाव नजर आ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे भूकंप, जैसे ज्वालामुखी था, तो इसके एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे कि भूकंप, जैसे कि ज्वालामुखी, ज्वालामुखीता, अर्थक्वेक है, वोल्केनोसिटी है, ये सब क्या हैं? तो आप कह सकते हैं ये हैं एक प्रकार के सडन मूवमेंट, तीव्र गति के संचलन। तो अगर आगे हम भूकंप को पढ़ेंगे, और भूकंप को पढ़ने के क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि भूकंप है एक तीव्र गति का अंतर्जात आकस्मिक भूसंचलन, तो आप तुरंत चीजों को रिकॉल कर लेंगे कि इसका मतलब हो न हो पृथ्वी के अंदर की परतों में बल उत्पन्न हुआ होगा, तेजी से उसके प्रभाव नजर आए होंगे, इसलिए हम कह रहे हैं अंतर्जात आकस्मिक भूसंचलन। तो अंतर्जात आकस्मिक भूसंचलन का संबंध है हाई इंटेंसिटी वाले फोर्स से, जहां पर तीव्र गति से बल लग रहा है और तेजी से परिवर्तन नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ होते हैं मंद गति का बल, जिसे हम क्या कहते हैं? मंद गति का संचलन। अब ये जो मंद गति का संचलन है कब उत्पन्न होगा? तो मंद गति का संचलन तब उत्पन्न होगा जब बल भी मंद गति का लगे, स्लो बल लगे, धीमे धीमे बल लग रहा है और धीमे धीमे परिवर्तन हो रहे हैं। बहुत वर्षों के पश्चात, बहुत लंबे समय के पश्चात परिवर्तन नजर आ रहे हैं सतह पर। तो धीरे धीरे बल लग रहा है, धीरे धीरे लगने वाले बल के कारण सतह पे होने वाले परिवर्तन भी धीमी गति से लंबे समय तक हो रहे हैं। तो धीमी गति से लंबे समय तक दीर्घकालीन हो रहे हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं? मंद गति का संचलन कह रहे हैं। इस प्रकार के परिवर्तन तुरंत नजर नहीं आएंगे, बल्कि एक लंबे समय के पश्चात इस प्रकार के परिवर्तन नजर आएंगे। ऐसे होने वाले मंद गति के संचलन को ही पटल विरूपण संचलन कहा जाता है। तो इसे कहते हैं क्या? पटल विरूपण संचलन। तो इसे कहते हैं पटल विरूपण संचलन या अथवा डायास्ट्रोपिक अर्थ मूवमेंट। डायास्ट्रोपिक अर्थ मूवमेंट, पटल विरूपण संचलन। जैसे कि पर्वतों का निर्माण धीमी गति से होता है, लंबे समय तक होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने रात में सोए, सुबह आपने विंडो खोला, सामने देख रहे हैं पर्वत बना हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि क्या होता है? लंबी प्रक्रिया के तहत तब कहीं जाकर के पर्वतों का निर्माण होता है। तो हमने डिस्कस किया अंतर्जात आकस्मिक भूसंचलन। अंतर्जात आकस्मिक भूसंचलन क्या है? तो हम कह सकते हैं बल की तीव्रता के आधार पर इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर तेजी से बल लगेगा, जिसे हम कहते हैं तीव्र गति का संचलन। ऐसा क्षेत्र जहां पर धीमी गति से बल लग रहा है, तो मंद गति का संचलन, जिसे हम पटल विरूपण संचलन भी कहते हैं। पटल विरूपण संचलन को भी आगे वर्गीकृत करते हैं। तो अगली क्लास में हम इसको समझेंगे डिटेल में, और आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग पटल विरूपण संचलन को डिटेल में समझेंगे और तब टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।